गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस रेफ्रिजरेशन क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कंडेंसर एंड इवेपोरेटर, है ना। ये दो बेसिकली कंडेंसर और इवेपोरेटर दोनों ही एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है जो कि यूज होता है हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो हम लोग पढ़ रहे थे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें बेसिक जो चार कंपोनेंट्स है, कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटल वाल्व और इवेपोरेटर। तो उसमें से ये अब कंडेंसर और इवेपोरेटर, चूंकि दोनों में से काफी कुछ सिमिलरिटी है, तो दोनों को हम लोग एक साथ ही यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे कि पहले बताए थे कि जो बेसिक डिजाइन होता है वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, वो एक होता है यहाँ पर एक इवेपोरेटर लगा हुआ रहता है। इवेपोरेटर के बाद जो है एक कंप्रेसर जुड़ा हुआ रहता है, ये कंप्रेसर हो गया। और उसके बाद जो है फिर कंडेंसर जुड़ा हुआ रहता है ना। और उसके बाद फिर ये एक थ्रोटल भाल्व होता है, थ्रोटल भाल्व होती है, और फिर ये वापस इवेपोरेटर में जुड़ जाता है। तो इस तरह से चार कंपोनेंट हो गया, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और थ्रोटल भाल्व। जिसमें कंप्रेसर का जो इवेपोरेटर जो होता है, ये एक सक्शन साइड में होता है। मतलब हो गया कि इधर जो प्रेशर होती है, प्रेशर वो लो होता है ना। और ये कंडेंसर जो होता है वो कंप्रेसर के डिस्चार्ज साइड में, वो डिस्चार्ज साइड में कनेक्टेड होती है। तो इधर जो प्रेशर होता है कंडेंसर के पास, वो हाई प्रेशर होता है। मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कंडेंसर जो होती है वो हाई प्रेशर साइड में कनेक्टेड होता है, और इवेपोरेटर जो है वो लो प्रेशर साइड में कनेक्टेड होता है। किसमें? तो वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ठीक है। तो अब हम लोग दोनों के बारे में देखें कि दोनों है क्या। तो कहता है कि कंडेंसर और जो इवेपोरेटर है, ये यूज बेसिकली ए हीट एक्सचेंजर। दोनों क्या है? एक हीट एक्सचेंजर है। तो हीट एक्सचेंजर किसको कहते हैं? तो जैसे कंडेंसर मान लेते हैं कि ये कंडेंसर है, तो इसमें जो एक ट्यूब है या फिर इसमें कॉइल लगा हुआ है। तो कहने का मतलब जो भी सब्सटेंस यहाँ पर तो रेफ्रिजरेंट ही फ्लो करता है ना। तो अगर रेफ्रिजरेंट इस कंडेंसर से होकर के अगर पास करता है, तो यहाँ पर ये अपने सराउंडिंग के साथ क्या करेगा? हीट को एक्सचेंज करेगा। ठीक है। कोई भी डिवाइस ऐसा जिसका फंक्शन ये हो कि उसके थ्रू जो भी कंपोनेंट या गैस या लिक्विड जो भी पास करता है, अगर वो पासिंग के दौरान अगर वो यहाँ पर हीट को एक्सचेंज करता है एक दूसरे से, तो इसी को हम लोग हीट एक्सचेंजर कहते हैं। तो कंडेंसर और इवेपोरेटर दोनों ही क्या है? दोनों ही हीट एक्सचेंजर है। फर्क दोनों का बनावट भी काफी कुछ सिमिलरिटी होता है कंडेंसर इवेपोरेटर का। लेकिन बस यही फर्क होता है कि कंडेंसर एक हाई प्रेशर साइड के रीजन में होती है, जहां से रेफ्रिजरेंट से हीट जो होता है रिजेक्ट होता है किस में? सराउंडिंग में। ठीक है। रेफ्रिजरेंट से सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट होता है। और जबकि इवेपोरेटर में इसका उल्टा होता है कि ये रेफ्रिजरेंट जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है हीट को। कहाँ से? तो जो सिस्टम है जिसको हमें कूल रखना है, उससे वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब ये हो गया कि इवेपोरेटर जो होता है वो फ्रीजर के अंदर लगा हुआ रहता है, जबकि कंडेंसर जो है वो फ्रिज के आउटसाइड लगा हुआ रहता है, एटमॉस्फेयर में, है ना। ये इवेपोरेटर सिस्टम से हीट को गेन करके सिस्टम को ठंडा करता है, और कंडेंसर जो है रेफ्रिजरेंट का हीट रिजेक्ट करके रेफ्रिजरेंट को कूल करता है। ठीक है। तो ये बेसिक दोनों का डिफिनीशन हो गया। दोनों ही क्या है? हीट एक्सचेंजर है। तो इसमें कहता है कि इन विच द रेफ्रिजरेंट अंडर गोज ए फेज चेंज। अब इस दोनों के में मतलब कंडेंसर और इवेपोरेटर, कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट इन करता है वो गैसियस स्टेट वेपर स्टेट में इन करता है, और वो लिक्विड स्टेट में बाहर आता है। किसमें? कंडेंसर में।
ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये कंडेंसर जो है रेफ्रिजरेंट के हीट का निकालने का काम करता है। तो हीट जब रेफ्रिजरेंट से रिमूव होती है तो गैस जो है वेपर फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट है वो अपना फेज चेंज करके लिक्विड बनती है। और जबकि इवेपोरेटर में जो होता है, इवेपोरेटर में वो हमारा लिक्विड स्टेट में रेफ्रिजरेंट इन करता है और ये सिस्टम से हीट को यहाँ एब्जॉर्ब करके वो हॉट होता है और फिर वो यहाँ से गैसियस यानी कि वेपर स्टेट में जो है वो इवेपोरेटर से बाहर आता है। तो यहाँ लिक्विड से फिर गैस में क्या हुआ, यहाँ पर फेज का चेंज हुआ, ये फेज चेंज हुआ। तो दोनों में, कंडेंसर और इवेपोरेटर दोनों में ही क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जो है वो अपना फेज चेंज करता है। ठीक है। तो दोनों में काफी कुछ क्या है, कॉमन है, लेकिन बस डिजाइन में क्या अंतर है, डिजाइन में यही अंतर है कि जो हीट ट्रांसफर फेनोमेना है कंडेंसर का और इवेपोरेटर का वो अलग अलग है। ठीक है। तो उसी के आधार पर हम कंडेंसर और जो इवेपोरेटर का जो चूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द हमारा जो ऐसा एप्लीकेशन होता है, जिस तरह का वर्क होता है, जिस तरह की रेफ्रिजरेशन लोड होती है, उस तरह से हम चूज करते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले कंडेंसर को देखते हैं। तो कंडेंसर, जैसा कि हम बताएं कि कंडेंसर एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है और ये हाई प्रेशर साइड रीजन में रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसके हाई प्रेशर साइड में ये कनेक्टेड होता है। यानी कंडेंसर का प्रेशर जो होती है वो हाई होता है। ठीक है। ये किसके बीच में फिटेड रहता है, तो कंप्रेसर और थ्रोटल भाल्व के बीच में। जैसा कि ऊपर हम एक ब्लॉक डायग्राम में हम दिखाए थे, तो ये थ्रोटल भाल्व हो गया और ये कंप्रेसर हो गया, और इसी कंप्रेसर और थ्रोटल भाल्व के बीच में कंडेंसर जो है वो फिटेड रहता है। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है रिमूव हीट ऑफ द हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द कंप्रेसर। इसका काम है कि जो कंप्रेसर से, यहाँ पर जो कंप्रेसर से जो बाहर आया रेफ्रिजरेंट, जो कि एक हीटेड स्टेट में होता है, हॉट होता है, यानी कि एज ए सुपर हीटेड स्टेट में होती है, उसके हीट को ये रिजेक्ट करके इसमें को कूल करके रेफ्रिजरेंट को एज ए लिक्विड स्टेट तक पहुंचाता है। तो ये है कंडेंसर का फंक्शन। ठीक है। अब है कि जो वेपर, हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट है, ये अपना हीट कहाँ कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, जो कंडेंसर तक पहुंचते पहुंचते सुपर हीट हो जाता है। तो पहला चीज तो यहाँ पर जो इवेपोरेटर लगा हुआ रहता है, तो जहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में इन करता है और यहाँ पर सिस्टम से हीट को गेन करके ये वेपर स्टेट में बाहर आता है। तो पहला चीज तो यहाँ पर ये हीट को गेन किया कहाँ, इवेपोरेटर में। फिर वापस जब ये कंप्रेसर में गया, तो कंप्रेसर में यहाँ पर चूंकि ये सक्शन साइड है, तो जो प्रेशर टेम्परेचर यहाँ की है उसी पर ये सक करेगा, लेकिन कंप्रेसर का काम क्या है, ये वेपर को कंप्रेस कर देता है, जिस कारण से यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही राइज करता है। तो ये इस तरह से यहाँ पर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर तो इवेपोरेटर में राइज किया, जो कि सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब के कारण हुआ, और दूसरा जो इसका हीट जो इंक्रीज हुआ वो कंप्रेशन के कारण, क्योंकि कंप्रेसर में हम लोग वर्क देते हैं तो ये कंप्रेस करता है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इसके बढ़ेगी। तो दूसरा जो हॉट होने का रीजन है वो कंप्रेशन है। तो इस तरह से ये हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट जो है इवेपोरेटर से हीट एब्जॉर्ब करता है और कंप्रेशन से हीट को गेन करता है। उसके बाद है कि जब ये हाई टेम्परेचर, इस तरह से उसकी टेम्परेचर काफी हाई हो जाती है और तब जाकर के ये पहुंचता है कहाँ पर, कंडेंसर में। ठीक है। तो कंडेंसर में जब पहुंचती है तो इसका हीट जो है पहले रिमूव होता है, जो इसका हीट रिमूव होता है। तो चूंकि कंडेंसर कई तरह का होता है जो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सब में जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि मान, क्योंकि रेफ्रिजरेंट तो एक ट्यूब से ही पास करेगा। ठीक है। कंडेंसर के अंदर से एक ट्यूब जो गया हुआ है, ये ट्यूब है, इसी ट्यूब में ही रेफ्रिजरेंट फ्लो करती है। तो जब ये ट्यूब में फ्लो करता है तो ये, अब ये ट्यूब के मटेरियल जो है इसके कांटेक्ट में आती है, तो ये काफी मतलब कंडक्टिंग होता है। इसमें जनरली हम लोग कॉपर ट्यूब यूज करते हैं या फिर
आयरन का भी यूज करते हैं। कॉपर जो होता है वो ज्यादा एक्सेलेंट थर्मल प्रॉपर्टी होती है, तो मोस्टली कॉपर ही यूज होता है। लेकिन अगर अमोनिया टाइप रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो हम लोग आयरन यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट अपना हीट जो है इस ट्यूब का जो वाल है उसको ट्रांसफर करता है। मतलब इस रेफ्रिजरेंट के हीट के कारण इस ट्यूब का वाल जो है वो गर्म हो जाता है, और इसके सराउंडिंग में क्या है, एयर है या फिर वाटर है, जो भी कूलिंग मीडियम हम यहाँ लगाए हुए हैं। तो वो फाइनली फिर इस ट्यूब के वाल से हीट जो है वो जो कूलिंग मीडियम एयर चाहे वाटर या जो कुछ भी है उसमें वो फाइनली क्या होता है, ट्रांसफर कर जाता है। तो यही चीज यहाँ पर है कि हीट जो रिमूव होता है फ्रॉम रेफ्रिजरेंट बाय ट्रांसफरिंग इट टू वॉल ऑफ द कंडेंसर। कंडेंसर ट्यूब का जो वाल होता है, रेफ्रिजरेंट अपना हीट जो है कंडेंसर ट्यूब के वाल को देता है, और उस कंडेंसर ट्यूब वाल से फिर फाइनली हमारा सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट होता है। और इस तरह से रेफ्रिजरेंट चूंकि अपना हीट इस ट्यूब के मटेरियल को यानी ट्यूब वाल को दे दिया, तो ये रेफ्रिजरेंट खुद जो है वो कूल होता है और ट्यूब जो होता है वो हॉट होता है। अब है कि वर्किंग ऑफ कंडेंसर। वर्किंग कंडेंसर कैसे काम करता है, तो इसको हम लोग एज एक फिगर से देखते हैं कि ये हमारा कुछ फिटिंग्स है, जो कि ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, कंप्रेसर है ना। ये सक्शन साइड है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट आया, इसको कंप्रेस किया, और ये डिस्चार्ज लाइन है। ठीक है, इसको हम लोग कंप्रेसर के जो आउटलेट पे लगा होता है इसको हम लोग डिस्चार्ज लाइन कहते हैं, है ना। तो इस डिस्चार्ज लाइन से हॉट जो रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीट रीजन में चला जाता है, क्योंकि जो सैचुरेटेड वेपर होता है, सैचुरेटेड वेपर एक आइडियल साइकिल की हम बात करें तो इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट निकलती है उसका स्टेट जो होता है वो सैचुरेटेड वेपर होता है, और जब वो आता है कंप्रेसर में तो वो सुपर हीटेड वेपर में ये चेंज हो जाती है। तो ये सुपर हीटेड वेपर डिस्चार्ज लाइन के थ्रू पहुंचता है कंडेंसर क्वाइल में। ठीक है, ये है कंडेंसर क्वाइल। तो जब ये कंडेंसर क्वाइल में पहुंच गया तो यहाँ पर ये जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग मटेरियल है, तो ये रेफ्रिजरेंट जो है अपना हीट इस कंडक्टिंग वाल को देना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो अपना हीट जो है वो इस ट्यूब वाल को ट्रांसफर करते जाएगा, है ना। और इस तरह से वो खुद जो है वो कूल होते जाएगा। तो पहले वो सुपर हीटेड रीजन में था, तो सुपर हीटेड रीजन से पहले वो सैचुरेटेड रीजन में आएगा, है ना। जो कि यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा भी यहाँ है कि ये एक ग्राफ जो है प्रेशर और इंथैल्पी का ग्राफ है। ये प्योर स्टेट का ये लाइन है ना। तो प्योर स्टेट का लाइन है, तो जैसे यहाँ से ये पॉइंट है जहां पर वो कंप्रेसर कंडेंसर में इन करता है। देखिए पॉइंट नंबर 2 जो है यहाँ पर ये डिस्चार्ज लाइन का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 जो है ये डिस्चार्ज लाइन का आउटलेट पॉइंट है ना। तो ये 2 से 3 जो है ये सुपर हीट रीजन है। ये जब ये हमारा वेपर कर्व को टच कर देगा, ये जो कर्व है ये कर्व है, इस कर्व को कहते हैं सैचुरेटेड वेपर। तो जो सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट है वो जब कंडेंसर में इन किया तो कुछ दूर क्वाइल का कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल करने तक वो क्या हुआ, अपना हीट जो रिजेक्ट करते गया, तो वो सुपर हीटेड स्टेट से कहाँ पहुंच गया, सैचुरेटेड वेपर स्टेट में। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ठंडा होना हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कूल हुआ, इस प्रोसेस को कहते हैं डी सुपर हीटिंग। ठीक है, तो कुछ क्वाइल का डिस्टेंस जो है वो डी सुपर हीटिंग में खत्म हो गया। फिर जो है तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट फिर फर्दर आगे की ओर मूव करता है, और ये जितना आगे मूव करते जाएगा ये अपना हीट को लगातार जो है ट्यूब वाल के साथ एक्सचेंज करते रहेगा, तो इसीलिए इसको हीट एक्सचेंजर कहते हैं। तो यहाँ से फिर वो जैसे जैसे आगे जाएगा तो वो कूल होते जाएगा। तो अब जब ये सैचुरेटेड वेपर स्टेट में पहुंच गया तो अब उसकी अब अगर ये ठंडा होगा
तो इसकी लैटेंट हीट जो है वो रिमूव होगा। अभी डी सुपर हीटिंग में जो हीट रिमूव होता है वो सेंसिबल हीट होता है। अब जब वो फेज चेंज, यानी कि जब वो सैचुरेटेड वेपर को वो गेन कर लिया, उसके बाद इसकी फेज चेंज स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से 3 से लेके 4 तक जो है जो रेफ्रिजरेंट का है कि वो इस दौरान वो फेज चेंज करता है, और फेज चेंज करने के लिए वो अपने लैटेंट हीट को रिजेक्ट करता है, यहाँ से ये रिजेक्ट करता है। तो इस प्रोसेस, जब वो फेज चेंज करता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन हो गया। अगर कॉइल अभी कंडेंसर का कॉइल अभी और बड़ा है तो वो रेफ्रिजरेंट और आगे की ओर जब वो मूव करेगा तो लगातार वो हीट एक्सचेंज करते रहेगा। तो फिर यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये हो गया क्या? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। मतलब हो गया कि इस यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। ये 4 जो पॉइंट है, तो यहाँ पर वो लिक्विड स्टेट बन गया। अब अगर ठंडा अगर और होती है तो उसका अब फिर से टेम्परेचर रिड्यूस होगा। 3 से 4 तक जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है? फेज की चेंज होती है, तो कंडेंसेशन कहते हैं। और 2 से 3 जो है टेम्परेचर ड्रॉप करता है ना, ये डी सुपर हीटिंग हो गया। और फिर 4 से 5 जो है फिर वापस जो है टेम्परेचर ये ड्रॉप करता है। तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से अब जितना ये टेम्परेचर कम होगा ये उसको सब कूलिंग कहलाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब कूलिंग। ठीक है, तो फिर ये फाइनली जो है मतलब ये कंडेंसर से बाहर आता है, तब उसकी स्टेट होती है ये 5 जो स्टेट है ये उसका सब कूल्ड, यानी रेफ्रिजरेंट क्या हो जाता है? सब कूल्ड हो जाती है। तो इस तरह से 3 स्टेप में वो क्या करता है? हीट को रिजेक्ट करता है। एक स्टेप डी सुपर हीटिंग हो गया, दूसरा स्टेप कंडेंसेशन हो गया, और तीसरा स्टेप जो है सब कूलिंग हो गया। और इस तरह से लिक्विड स्टेट में, यानी कि यहाँ से जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर कॉइल से होते हुए जब ये वापस कंडेंसर से आउट होता है तो इस समय इसकी जो स्टेट होती है ये सब कूल्ड लिक्विड इसका क्या होता है? स्टेट होता है। और फिर फाइनली इसको हम लोग किसी एक रिसीवर, एक टैंक होता है, इस रिसीवर टैंक में हम क्या कर लेते हैं? इस सारे लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कलेक्ट कर लेते हैं, जहां पर से फिर से वापस ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट मूव करता है एक्सपेंशन वाल्व की तरफ, और जहां पर फिर से इसकी प्रेशर की क्या होती है? वापस ड्रॉप होता है। तो इस तरह से इसका मेन कंडेंसर का जो मेन वर्क हुआ कि रेफ्रिजरेंट को के हीट को सराउंडिंग में रिमूव करना और उसको जो है रेफ्रिजरेंट को कूल करना। जो वो सुपर हीटेड स्टेट में है वो सब कूल्ड स्टेट में पहुंच जाता है। तो ये है बेसिक फंक्शन किसका? कंडेंसर का जो काम करता है ना। तो यही हम यहाँ पर जो 3 स्टेप है, एक स्टेप ये हो गया जो डी सुपर हीटिंग का हो गया, दूसरा जो है कंडेंसेशन का हो गया, और तीसरा सब कूलिंग का हो गया। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होता है। अब है क्लासिफिकेशन, कंडेंसर की क्लासिफिकेशन। तो अब हम कंडेंसिंग मीडियम कौन सा यूज कर रहे हैं? ठीक है, कंडेंसिंग मीडियम के आधार पर ये 3 तरह का होता है। पहला एयर कूल्ड कंडेंसर होता है, दूसरा जो है वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है, और तीसरा जो है इवेपोरेटिव कंडेंसर होता है। ये 3 तरह का कंडेंसर होता है किसके आधार पर? तो कूलिंग मीडियम के आधार पर। ठीक है, तो इतना ही में आई थिंक कि ये चीज जो है तो क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।